सर, ईरान और ओमान के दरमियान मुमकिन मुआहदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। क्या इसकी बुनियादी वजह पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस हैं या हुकूमत के मालियाती तकाजे इस फैसले के पीछे हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो एक कंपोनेंट है डोमेस्टिक प्राइसिंग का। दूसरी बात यह कि जो हम तेल की कीमत देखते हैं, जो पेपर ऑयल की और जो इंटरनेशनल प्लैट्स जो हमारा बेंचमार्क है, आई थिंक सिंगापुर प्लैट्स लेते हैं, उसकी ये पिछले 7 दिन की जो कीमत है उसको लेके आज की कीमत डेली निकालते हैं। यही प्राइसिंग फॉर्मूला पहले भी था, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं आई। पहले 7 दिन बाद ये आती थी, अब एवरी डे कर दिया है इन्होंने। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, फ्रेट एंड इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोलियम लेवी में मतलब अगर 18% पेट्रोलियम लेवी होती तो शायद 40-50 रुपए होती। इस वक्त 38% तकरीबन पेट्रोलियम लेवी है ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल, वो तकरीबन 80 रुपए बन जाती है। तो आप खुद समझ सकती हैं कि उसका एक मेजर कंपोनेंट है। और फिर डीलर एंड ओएमसी मार्जिन। पेट्रोलियम लेवी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक मेजर फिस्कल इंस्ट्रूमेंट बन गया है, जनरेटिंग सब्सटैंटिव नॉन टैक्स रेवेन्यू के 1700 अरब रुपए के करीब ये करेगा। लास्ट ईयर से भी तकरीबन 200 अरब बढ़ा हुआ हमने रखा हुआ है। अगर इस पूरे ब्रॉडर इशू को देखें तो मैंने हमेशा कहा है कि अ कंट्री डिपेंडेंट हाईली ऑन इंपोर्टेड एनर्जी एंड देयरफॉर वल्नरेबल टू प्राइस शॉक्स, एंड अ कंट्री डिपेंडेंट ऑन, जैसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे आप पेट्रोलियम लेवी की मद में, कार्बन लेवी की मद में 5 रुपए, और इंपोर्ट ड्यूटीज, कुछ कस्टम्स ड्यूटीज है, मेरे ख्याल 25-30 रुपए इस वक्त है पेट्रोल और डीजल पे, इनको मिलाएं तो ये इस वक्त एक ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंपोर्ट डिपेंडेंस, जिसकी वजह है कि आपको एक ऐसा तेल की कीमत है पाकिस्तान में जो कि नागुज़ीर है जब तक कि हम अपना पूरा जिसे लॉन्ग टर्म एनर्जी सोल्यूशन है वो सामने नहीं रखते। जी सर, हुकूमत की जानिब से माशी इशारियों में बेहतरी का दावा किया जा रहा है, बरामदात में भी इजाफा, महंगाई में कमी, स्टॉक मार्केट की तेजी को कामयाबी करार दिया जा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स आम आदमी को अभी तक रिलीफ महसूस नहीं हो रहा। इस तजाद को आप कैसे देखते हैं? बड़ी आसानी से समझाता हूँ। एक है मैक्रो स्टेबलाइजेशन जो मुल्क में आ गई है, ये और एक है हाउस होल्ड वेलफेयर। ये देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। यू नो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि हमने डिमांड को कम करके इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह जो है उसमें कमी आई है। कीमतें अब भी 9% बढ़ी थी जब हम पिछला महीना क्लोज करके आए हैं पिछले साल के मुताबिक। आपको पता है पहले एक हेवी बाउट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ। एक हमारा जो बैरूनी खसारा है उसको रेमिटेंसेस ने बहुत सहारा दिया, और हमारे लोन्स जो शेड्यूल होते रहे उन्होंने सहारा दिया, न्यू लोन्स ने सहारा दिया। और तीसरी बात यह है कि आपका जो मालियाती खसारा है वो भी संभल गया बिकॉज एक हाई बाउट ऑफ टैक्सेशन है। ये तो हो गई मैक्रो स्टेबलाइजेशन। ये कोई भी हुकूमत जब IMF की एंगेजमेंट में होती है ये आ जाती है, वो पाकिस्तान में भी आ गई है। 24 बार IMF की एंगेजमेंट हुई है, 24 बार ये जो IMF सपोर्टेड स्टेबलाइजेशन है ये मुल्क ने देखी है। यहां तक तो दुरुस्त है, पर आपकी और मेरी जो रियल इनकम है वो जिसे कहते हैं कमजोर भी है और पिछले चंद साल में बढ़ी भी नहीं है। नंबर 2, जो हमारी परचेजिंग पावर है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी रही है पिछले चंद सालों में, तो कीमतों के बढ़ने की शरह बहुत, मेरी जिसे कहते हैं तनख्वाह उस तरह से नहीं बढ़ी है तो मेरी परचेजिंग पावर कमजोर हुई। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं 12 अंडे खरीद सकता था तो आज 8 अंडे खरीद सकता हूं, आसान लफ्जों में। एम्प्लॉयमेंट चूंकि ग्रोथ वीक रही है, तो अगर पाकिस्तान में 3%, 3.5% की ग्रोथ हो तो तकरीबन 12 लाख नौकरियां निकलती हैं। अगर 25 लाख यूथ एंटर करेगा और 12 लाख नौकरियां होंगी एक सालाना की बुनियाद पर, तो 12.5-14 लाख यूथ वो है जो कि नौकरियों में नहीं जा सकेगा। तो वो क्या फील करेगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है। पैदावारी सलाहियत कंसिस्टेंटली कमजोर है हर एरिया में, जो कि इंप्रूवमेंट मांगती है। फिर बिजली का टैरिफ और हाई टैक्सेशन, जैसे मैंने अर्ज किया कि टैक्सेशन को बढ़ाकर मैन्युफैक्चरिंग पर, पर्सनल इनकम टैक्स पर आपने एक तरह से मालियाती खजाना तो संभाल लिया, पर इन दो को यानी कि स्टेबलाइजेशन को करने के लिए आपने बहुत सा बोझ डाला और इसी ने ग्रोथ को भी डेंट किया पाकिस्तान में। आई थिंक दैट्स पाकिस्तान स्टोरी करंटली। सर, हुकूमत माशी इस्तेहकाम की बात तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली के नर्ख, पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस अवाम और सनत दोनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। क्या मौजूदा माशी मॉडल तरक्की के बजाय सिर्फ माली दबाव कम करने तक महदूद हो गया है?
देखिए, पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो ये समझने की है कि स्टेबलाइजेशन तो एक जरूरी आंसर है, पर स्टेबलाइजेशन डजंट मीन कि आपने अपने, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चर्स को, यानी कि बिजली के तंजीमें नौ कर ली है, या आपने अपना एक्सपेंडिचर, जिसे कहते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खर्च कर रही हैं, मसलन उसकी एक मिसाल ले लें कि आप जनरल सब्सिडी से निकल के डायरेक्ट सब्सिडी पे चले गए हैं। आप पाकिस्तान के जो 17 सब्जेक्ट फेडरल ने नहीं चलाने, वो नीचे दे दिए हैं आपने। इसी तरह जो आपकी साइज ऑफ द ओवरऑल गवर्नमेंट है, वो आपने कम कर लिया है। इसी तरह इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या आपने नीचे की सतह पर दे दिया है फेडरल गवर्नमेंट। सो यानी कि आपने अपने, जिसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर को रिफॉर्म करके एसओईज पे जो बहुत से खर्चे हो रहे हैं, सिर्फ एसओईज को डायरेक्ट हम पैसे नहीं देते, ग्रांट्स, कैश डेवलपमेंट लोन्स, गारंटीज, इक्विटी इंजेक्शंस, बहुत सी चीजें खड़ी करते हैं, यानी कि स्पेंडिंग एफिशिएंसी। सो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगेन जो है, क्या हमने सूबों जो उनका काम है उनमें से निकाल लिया है? तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट सिंपली अ स्मॉलर गवर्नमेंट बट अ केपेबल गवर्नमेंट। मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूं कि अथॉरिटीज को बिल्ड करनी है एक तरह से, जिसे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल पाकिस्तान में, उसमें जाने का एक स्ट्रक्चर है पूरी इकोनॉमी का जो तब्दील होना है। आई थिंक दैट स्टिल इज समथिंग दैट पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग विद। सर, वजीर तवानाई का ये कहना है कि IMF हुकूमत को मखसूस औकात में सस्ती बिजली फराहम करने की इजाज़त नहीं दे रहा। क्या इससे ये तासुर मजबूत नहीं होता कि पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर IMF का असर बहुत ज़्यादा है? और फिर IMF का असर ऐसी पॉलिसियों पर ही क्यों सबसे ज़्यादा नज़र आता है जहाँ पे आवाम को रिलीफ मिलना हो? वहाँ IMF क्यों नहीं बोलता सर, जहाँ पर यह हुकूमती अखराजात बढ़ जाते हैं, उनकी अपनी अयाशियाँ, अपने पर्क्स जब इतने ज़्यादा बढ़ जाएं, वहाँ IMF क्यों नहीं एतराज़ करता? पहली बात तो यह है कि मैं हमेशा पाकिस्तान में कहता हूं कि IMF ये करता है कि जो ओगरा और नेपरा, जो आपके अपने अदारे हैं, वो बिजली, गैस, पेट्रोलियम, इन तीनों का ना जो निर्ख है वो सेटअप करते हैं। इस वक्त तो आप सेटअप कर रही हैं निर्ख, फॉर एग्जांपल इवन पेट्रोलियम के, जिसको हम कहते हैं हम डीरेगुलेट करना चाहिए, नहीं कर रहे, ओगरा सेट करता है। सो वन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इज कम। बिजली भी इसी तरह है, गैस भी इसी तरह है। होता यह है कि जब आप IMF की एंगेजमेंट में होते हैं तो हुकूमतों के पास अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अथॉरिटीज जो है वो पास नहीं करना चाहती ये निर्ख जब वो बढ़े हुए आते हैं, बट IMF कॉस्ट रिफ्लेक्टिव प्राइसिंग को कहता है कि आप पास करें, क्योंकि उससे आपका मालियाती खसारा जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा और आपकी जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं वो बढ़ेंगी नहीं। सो वो चूंकि मालियाती खसारे को वाइडन नहीं करने देना चाहते और आपके निर्ख को पास ऑन कराते हैं और कोई क्वाज़ा फिस्कल मालियाती खसारा भी नहीं बनाने देना चाहते, तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि देखें IMF हमें ये कह रहा है। बात तो यह है कि नेपरा और ओगरा ने आपकी तायुन कर दिया, जब तक आप कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, एफिशिएंट डिस्कोर्स, लोअर सिस्टम लॉसेस, पूरे पेट्रोलियम सेक्टर की तंजीमें नौ, उसमें कंपटीशन लाना, डीरेगुलेट करना, गवर्नेंस इंप्रूव करना, असल तो बिजली का चैलेंज नहीं है, असल तो एनर्जी सेक्टर का चैलेंज है, असल तो पेट्रोलियम का चैलेंज नहीं है, एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग का चैलेंज है। अब हम उसको ठीक किए बगैर IMF को ब्लेम तो कर सकते हैं कि वो कॉस्ट पास करने को कहता है, बट उस कॉस्ट को ठीक करने के जो स्ट्रक्चर्स की तब्दीली है वो तो आपने करनी है। अनफॉर्चुनेटली 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जन मुशर्रफ की टाइम पे शुरू हुआ, जब वो छोड़ के गए, आज वो 1700-1800 2000 अरब पावर सेक्टर में है और इतना ही और इससे ज्यादा जो है वो गैस सेक्टर में है। नाउ यू टेल मी कि ये इनएफिशिएंट सिस्टम को अगर हम पिछले 20-25 साल में नहीं ठीक कर पाए, तो इसके लिए तो आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी ना। और मैं आखिर में कहता हूं कि डोमेस्टिक जो अथॉरिटीज होती हैं जब वो IMF से डील करती हैं, IMF इज अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। आप जैसे आपने कहा ना, बहुत सी चीजें जब आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा भी कर दिया, लेजिस्लेट भी कर दिया, फिर IMF से कह के 1 साल मौखर करवा लिया। सो वेयर यू वांट टू गो अहेड एंड डू थिंग्स, आप कर लेते हैं। IMF के साथ बहुत ही पाकिस्तान को एक प्रोफेशनल टीम बनानी चाहिए ऑन पाकिस्तान साइड। इस प्रोग्राम को रीथिंक करना चाहिए, इसमें जितने स्ट्रक्चर्स जो बहुत बोझ डाल रहे हैं, ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनको तब्दील करना चाहिए, वरना 2027 अक्टूबर में जब ये प्रोग्राम एंड हो रहा होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू सेल विदाउट द IMF।